गामिनी चंड जातक के बारे में सुनेंगे। जातक इसका अर्थ हमने पहले भी आपको बताया था कि जो बोधिसत्व होते हैं भगवान जब बोधिसत्व थे उस समय की कथाएं जो उन्होंने उनके काल में पुण्य पाठ में अर्जित की है बुद्ध बनने के लिए, तो वो सारी कथाएं जातक में लिखी गई है और ये सारी कथाएं भगवान ने खुद बताई है। तो इसलिए ये जातक भी हमें सुननी चाहिए। जो इंसान उनके जीवन काल में भगवान बुद्ध की प्रेरणा देके इस प्रकार अगर कार्य करते हैं तो बहुत कुशल कर्म अर्जित करते हैं और अकुशल कर्म करने से घबराते हैं। तो बहुत श्रेष्ठ ये जातक कथा है जो बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहित करती है अच्छे कुशल कर्म करने के लिए। तो एक बार का इस समय भगवान के विहार में धम्म चर्चा शुरू थी। जब भगवान वर्षावा सेतु चेतवन बुद्धविहार श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, तो भिक्षु संघ भोजन होने के उपरांत एक धम्म सभा में बैठे थे और वहाँ भगवान उपस्थित नहीं थे। जैसे कि आप एक विहार में बैठे हैं और कोई भिक्षु आने से पहले आप कुछ चर्चा करते हैं, उसी प्रकार भगवान त्याग से पहले सारे भिक्षु भगवान की प्रज्ञा के बारे में एक से चर्चा कर रहे थे। एक कह रहे थे कि भगवान तो बहुत महाप्रज्ञावान है, उनकी प्रज्ञा बहुत बड़ी है। दूसरे भिक्षु कह रहे थे कि भगवान बुद्ध की जो प्रज्ञा बहुत विस्तीर्ण है, बहुत बड़ी है, बहुत फैली है, बहुत वो डीप जान सकते हैं। दूसरे भिक्षु कह रहे थे उनकी जो प्रज्ञा है बहुत तीक्ष्ण है, बहुत तेज है, वो कुछ भी जान सकते, कुछ भी पहचान सकते। एक भिक्षु कहते हैं कि भगवान तो उनके प्रज्ञा के साथ देवताओं तक अतिक्रमण कर सकते हैं, यानी यहाँ बैठ के देवता लोक में क्या शुरू है वो भी वह जान सकते हैं उनके प्रज्ञा से। तो उसी समय भगवान वहाँ उपस्थित होते हैं और उपस्थित होने के बाद कहते हैं कि विश्व क्या चर्चा शुरू, आप इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। तभी विश्व बताते हैं कि भगवान हम आपके प्रज्ञा के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो स्वयं भगवान कहते हैं कि विश्व में अभी प्रज्ञावान नहीं तो तथागत इसके पहले भी महाप्रज्ञावान हुए थे। तो उस समय विष्णु कहते हैं कि भगवान कैसे, हमें आप अगर विस्तार से बताएंगे तो हम ये जान पाएंगे कि भगवान की जो प्रज्ञा थी वो कैसे विकसित हुई और किस प्रकार उन्होंने कार्य किया। तो भगवान बताते हैं कि एक समय पूर्व काल में जब मैं वाराणसी के राजा जनसिंध इनका बेटा हुआ करता था। अब वो राजा भी बहुत शिलवान था, राजा की जो पटरानी थी रानी भी बहुत शिलवान थी और उनके यहाँ ये बोधिसत्व ने जन्म लिया। तो बोधिसत्व का जन्म बहुत सुखदायी होता है, मंगलदायी होता है। प्राणियों के हित के लिए, दुख मुक्ति के लिए बोधिसत्व अक्सर कार्य करते हैं। तो उनका मुंह इतना तेजस्वी था, वो बालक जैसे कि सुवर्ण कोई आईना होता है, आप मिरर जिसे देखते हैं, चेहरा जिसमें देखते हैं, तो सोने का कोई आईना जिसमें बहुत तेज होता है। तो उस बालक का जो मुंह था बहुत तेजस्वी था, सोने की तरह बहुत चमक रहा था। तो इसलिए उसका नाम
आया सम्मुख रख दिया गया, आने की तरह बहुत तेजस्वी कुमार, तो आया सम्मुख कुमार, ऐसे उसका नाम 7 दिन के बाद रख दिया गया। पहले 7 दिन में ही नामकरण होता था। तो राजा पद्माकुशा राजा ने बहुत बड़े बड़े आचार्य जो हर विद्या में पंडित थे, तो उन्हें बुलाकर अपने बेटे को विद्या सिखानी स्टार्ट की, क्योंकि पहले से ही वो बहुत होशियार था बेटा। उसकी ज्ञान की जो जिज्ञासा थी वो जान के राजा ने बहुत विद्वानों से उसे पढ़ाई करवाती, और राजा ने भी समय समय पे उसे अपने जो राजकारण है उसके बारे में ज्ञान दिया। बहुत छोटे बचपन से ही विद्या सीखना शुरू की गई थी, और जब वो 7 साल का हुआ तो उसने पूरी विद्या सीख ली। राज्य की सिद्धियां, जैसे राज्य कैसे चलाना, किसी से कैसी बात करनी है, न्याय कैसे लोगों को देना है, तो ये सारी बातें उसने अपने पिता से पहले सीख ली। 7 साल की उम्र, 7 ईयर ओल्ड, अगर हम अभी का कोई बच्चा देखते 7 ईयर ओल्ड का, तो इतना होशियार हम नहीं जानते कि हो सकता है। तो पूरी विद्या कंप्लीट करी, और 7 ईयर होते ही पिता का रोग से देहांत हो गया, यानी राजा बेटा 7 साल होते ही उनका एक रोग से देहांत हो गया, मृत्यु प्राप्त हुई। मृत्यु की सारी दान विधियाँ पूरी कंप्लीट करी, और कंप्लीट करने के बाद सारे अमात्य जो मंत्री थे, तो मंत्री सोचते हैं कि अभी हमारे राजा तो नहीं रहे, फिर अभी राजा किसको बनाया जाए। तो ये राजा का बेटा तो बहुत छोटा है, 7 ईयर्स ओल्ड है, इसे कैसे हम बना सकते हैं। अगर फिर भी ये सारी विद्याएं जानता है, लेकिन हम इसकी उम्र से हम इसे नहीं बना सकते। लेकिन मंदिर तो कहते हैं कि राजा का बेटा ही राजा हो सकता है, दूसरे को हम राजा नहीं बना सकते। तो क्यों ना हम इसकी परीक्षा लें, अगर ये परीक्षा में पास होता है तो हम इसे राजा बना देंगे। तो दूसरे दिन सारे राज्यों में ढिंढोरा पिटवाया जाता है, कहा जाता है कि कल हमारा जो होने वाला राजा है वो लोगों को न्याय देने के लिए आगे आने वाला है, तो आप सब लोग जमा हो जाओ। अभी छोटा राजकुमार, उसे भी राज सियासत पे बैठाया जाता है, राजा की तरह कपड़े पहना के, और अमात्य लोग उनकी परीक्षा लेने के लिए एक जो मक्कट होता है, मक्कट यानी बंदर, मंकी, उसे मनुष्य के तरह कपड़े पहनाते हैं, और मंकी 2 पैरों पे चलने वाला ऐसा ही रहता है कि राजा को पहचाना नहीं आना चाहिए कि ये मक्कट है करके। इसे आपकी भाषा में मानक कहते हैं। तो वो उसको राजा के सामने लाया जाता है, और राजा क्या मानते मंत्री से कहते हैं कि महाराज, ये जो है गृहस्थ, ये जमीन का जो भी कुछ विद्या है, वास्तु विशारद, बहुत तज्ञ है। जमीन में जहाँ जहाँ रत्न होंगे ये बहुत अच्छी तरह जान सकता है, कहाँ महल बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, तो ये इसका नॉलेज इसके पास बहुत है, कि क्यों ना हम इसे राज दरबार में रख ले वास्तु विशारद करके, क्योंकि आपके पिता के सहयोग से इसे यहाँ रखा गया था। अभी राजकुमार उसे नीचे से ऊपर पूरा देखता है, मौका तक को देखने के बाद कहता है, तो ये तो बंदर है। तो ये अमात्य से कहता है कि ये बंदर है, ये लोभी होते हैं, इनका जो डिसीजन होता है वो डिसीजन ठीक नहीं कर सकते। जो घर आप बनवाना चाहते हैं, लेकिन ये घर बिगाड़ना जानते हैं, क्योंकि
एक नेचर होता है मकर जिसे मंके हम कहते हैं, उसका नेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं है, उसका माइंड बहुत चंचल होता है और वो एक से दूसरे से तीसरे यहाँ वहाँ पेड़ पे घूमते रहते हैं। तो कहते हैं कि इन्होंने तो पहचान लिया कि ये बंधन है और डिसीजन फिर से नहीं बना। तो ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, जैसे आप कहेंगे वैसे हम समझाएंगे। अब दूसरे दिन फिर से परीक्षा लेना है, इसीलिए फिर वह मकरटक को अच्छे कपड़े दूसरे तरह के पहना के फिर से 2 पाँव पर चला के राजा के सामने खड़े करते। खड़े करने के बाद कहा जाता है कि महाराज, ये आपके पिता के काल में बहुत अच्छी तरह न्याय करता था और हम चाहते हैं कि आप इसे हमारे न्याय दरबार में रख ले न्याय देने के लिए, क्योंकि कभी कभी आप होते हैं, कभी आप नहीं होते हैं, तो जिस समय आप नहीं रहेंगे उस समय ये भी न्याय देने का काम करेगा। अभी 7 साल का आया समुख राजकुमार फिर से बहुत अच्छी तरह देखता है। ये तो मकरटक है, इसके हाथ में बाल है, चेहरे पे बाल है, झुर्रियाँ है चेहरे पे, होते ना बंदर के एकदम सिकड़े होते हैं। ये कहते हैं कि ये जो मकरटक के बहुत मूर्ख होते हैं, ये लोगों को न्याय नहीं दे सकते, क्योंकि इनको पता ही नहीं ना न्याय के देना कोई अच्छा है कोई बुरा है, इनको नॉलेज नहीं होता है, तो इसीलिए न्याय नहीं दे पाते। तो हम इसे नहीं रखेंगे, इसे आप बाहर छोड़ दो। राजा का मंत्री बोलते ठीक है महाराज, आप जैसे रहेंगे वैसा उचित है। तीसरे दिन उसी कोई दूसरे अलग कपड़े पहना के राजा के सामने उपस्थित करते और कहते कि महाराज, ये जो इंसान है, ये गृहस्थ, इसे हम हमारे दरबार में आपका सेवक करके रखेंगे, जो आपका राइट हैंड का काम करेगा। इसने आपके माता पिता की बहुत सेवा की है, आपके रिश्तेदार की बहुत सेवा की है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके उपस्थिति में हम इसे राज दरबार में आपका राइट हैंड बना के यहाँ रखेंगे। तो राजकुमार फिर से उसे बहुत अच्छी तरह देखते हैं। ये कहते हैं अमात्य मंत्री, ये जो मकरटक होते हैं ये कोई रिश्ते नहीं जानते, इनको कोई रिश्ते के बारे में पता भी नहीं होता है, ये माता पिता या भाई बहनों का कभी ख्याल नहीं रख सकते, तो हमारे दरबार में ये क्या काम करे। तब अमात्य को लगता है कि सच में हमारा जो राजकुमार है, ये पंडित है, ये जान सकता है कि कौन प्राणी है और कौन पंडित है, कौन न्याय दे सकता है और कौन न्याय कर सकता है। तो इनको कंफर्मेशन होता है मंत्री को कि हमारा 7 ईयर ओल्ड छोटा राजकुमार है, वही राज्य चलाने के लिए योग्य है। तो दूसरे दिन सारे आजू बाजू के राज्यों को बुलाया जाता है उनका राज्याभिषेक करने के लिए, और जब राज्याभिषेक होता है तो सारे राज्य में घोषित किया जाता है कि 7 ईयर ओल्ड हमारे छोटे राजा यही अब राज्य करेंगे, सभी लोग इन्हें राजा माने, यही सारा न्याय है, न्याय का काम देखेंगे और हमारा राज्य का कार्यभार यही चलाने वाले। तो उस समय एक गृहस्थ उनके माता पिता की सेवा करने वाले वो सोचते अब राजा तो बहुत छोटा है, 7 ईयर ओल्ड वाला, मैंने तो इसके पिता की माता की बहुत सेवा की है, लेकिन अभी मैं इसकी सेवा करने में बहुत असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, वृद्ध हूँ और ये बहुत छोटा है। अभी उन्हें ऐसा लगता है छोटा है, मुझे इधर उधर लगाएगा और मैं नहीं कर पाऊंगा काम। तो कहते हैं कि दूर गांव में जहाँ मेरी खेती है, कृषि है, वहाँ मैं जाऊँगा, अपनी कृषि करूँगा और वहीं मैं रहूँगा, मेरा आखिरी जीवन यापन है वही बिताऊँगा। ऐसा सोच के वह गामिनी चंड वहाँ से निकल के वहाँ से 2 योजन
दूर उसका गांव होता है। अब योजना है हमारे यहाँ किलोमीटर हो गए, इतना किलोमीटर उतना किलोमीटर। अगर हम जानते हैं भगवान बुद्ध के काल में जो किलोमीटर से वो मिलने का योजन एक मापदंड था। तो अगर हम देखते हैं कि आज के काल में योजना ने कम से कम 13 to 16 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। 32 किलोमीटर राजा के राज्य से इसका गाँव 32 किलोमीटर से वहाँ जाके ये अपनी जो खेती कृषि करने का सोचता है। फिर देखता है मेरे पास तो बहुत सारी कृषि है, खेती है, लेकिन बैल नहीं है मेरे पास, अब मैं क्या करूँ? तो उनके पुराने मित्र थे, मित्र के घर जाते हैं और कहते हैं कि मित्र अभी बहुत समय हो गया है, मैंने राज दरबार में अपना काम किया, लेकिन अभी बुढ़ापा आ गया है और मैं चाहता हूँ कि कृषि करूँ और मेरा जीवन यापन करूँ। तो मुझे बैलों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास तो बैल नहीं है, तो तुम्हारे बैल मुझे दो। तो मित्र भी कहता है ठीक है, लेके जाओ। ये दिन भर बैलों से पूरा खेती का काम करवा लेता है और शाम को बैल लौटाने के लिए मित्र घर पे आता है। अब बैल घर देखने के बाद तो भागते हैं, रस्सी छूट जाती है हाथ से और बैल भागता है। अब बैल भागने के बाद सीधे घर में चले जाता है उनके। अब ये दोनों खाना खाते बैठते हैं, बैल को देखते ही दोनों अपनी थाली उठाते अंदर भागते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बैल आके आ जाएंगे। अभी गामिनी चंडों को लगता है कि मैंने इनके बैल को इनके घर पे छोड़ दिए हैं, अभी मैं अपने घर पे चले जाता हूँ। अभी ये दोनों भी खाना खाते खाते अपनी थाली लेके अंदर के कमरे में चले गए बैल आते देखने के बाद, और बैल वहाँ अपने मालक नहीं है, अंदर से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके रुकते हैं। तो रात को चोर आते हैं, दोनों बैलों को लेके जाते हैं। अब दूसरे दिन गामिनी चंडा खेती का काम होता है, कृषि के लिए मुझे बैल चाहिए, इसलिए लेने आता है मित्र को। अब मित्र सुबह सुबह देखता है बैल नहीं है, बैल तो चोरी हो गए। अभी तो गामिनी चंडा के ऊपर ही इसका आरोप लगाएंगे, तभी बैल मुझे मिल पाएंगे या उसकी बैल की कीमत मुझे मिलेगी। तो जैसे सुबह सुबह ये बैल मांगने जाता है तो कहता है रात को तो तुमने बैल हमारे हाथ में सौंपे नहीं है, तो बैल तो तुम्हारे पास ही होना चाहिए। तो ये कहता है गामिनी तो मेरे पास तो बैल नहीं है, और मैंने तो बैल आपके घर तक छोड़े हैं और फिर उसके बाद मैं अपने घर पे चला गया। तो कहता है नहीं, तुम्हारे वजह से बैल हमारे चले गए और तुमने मुझे बैल सौंपे नहीं है, तो बैल का जो भी कुछ दंड होगा वह दंड तुम्हें देना होगा, और राजा जो भी कुछ दंड आपको देगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए एक राजदूत मैं आपके साथ देता हूँ। अब राजदूत क्या है, वकील, जैसे हम कहेंगे वकील की तरह उस जमाने में एक था, प्रूफ करके कि इसने इसका बैल जो है वो चुराया है और इसको लौटाया नहीं है, तो प्रूफ करने के लिए राजा के साथ इसको भेजता है राजदूत को। अब ये इससे बहुत दुख लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, फिर भी इसने मेरे साथ राजदूत भेज दिया है। अभी राजा जो मुझे दंड देगा वो तो मुझे सहना पड़ेगा। जैसे आगे राजा के राज्य के जाने के लिए निकल जाते हैं। आगे जैसे निकलता है तो बहुत भूख लगती है, सुबह से चलते चलते उसे लगता है कि मित्र का घर है, इस गाँव में थोड़ा खाना खा के आगे निकल जाता हूँ। अब मित्र के घर राजू को कहता है कि तुम यहाँ रुको, मैं खाना खा के आता हूँ। मित्र के घर में जाता है तो मित्र के घर में पत्नी कहती है कि स्वामी तो घर में नहीं है। तो ये कहता है कि आपके घर में अगर कुछ पका हुआ खाना है तो आप मुझे दे, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। तो कहते हैं कि अभी तो पका नहीं है, लेकिन मैं बना के दे सकती हूँ। जैसे ही वो राइस लाने, चावल लाने आगे बढ़ती है तो उसको सीढ़ियाँ दिखती नहीं और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है साइड। अब वो 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है मित्र की पत्नी।
जैसे ही गिरती है वो तो उसका अबॉर्शन होता है। अब उतने में मित्र आता है। मित्र देखता है कि गामिनी, तेरे वजह से मेरी पत्नी गिर गई और उसका अबॉर्शन हो गया है और मेरा पुत्र मर गया है। अभी मुझे रात को देता हूँ तो तुझे दंड चाहिए इसके लिए। तो जबरदस्ती पुत्र कहता है मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, वो आगे गई थी और उसके ही वजह से वैसा हुआ। मित्र सुनता नहीं है, फिर उसके साथ राजदूत भेजता है। अब 2 घोड़ों के ऊपर सवार होकर राजदूत ये आगे आगे बढ़ते हैं। अब ये गुनहगार है ना, गामिनी चरण गुनहगार है। राजदूत उसके साथ ले गए। रास्ते से जाते जाते जैसे ही सीमा क्रॉस होती है गांव की, तो उस समय एक घोड़े वाला देखता है इनके घोड़े के साथ मेरा घोड़ा भी भागते जा रहा है और जैसे वो उसके पीछे भाग रहा है घोड़ा और भाग रहा है और घोड़ा आगे निकल गया है। तो घोड़े वाला कहता है एक गामिनी, मेरा जो घोड़ा है तुम्हारे साथ भाग रहा था, अब ये बहुत आगे चला गया है। अगर इसे रोकना है तो तुम पत्थर लो, कोई भी पत्थर लो और उसे मारो, रुक जाएगा। इसे ऐसा लगता है कि इसकी मदद कर दी जाए, सहायता कर दी जाए। ये इससे नहीं रुक पा रहा है, सारे घोड़े एक जगह है और ये भागे जा रहा है, तो हो सकता है इसकी सहायता कर सकते। ये पत्थर उठाता है और घोड़े को मारता है, तो घोड़े का पैर ही टूटता है, उस पत्थर से गिर जाता है। ये कहता है कि तुमने तो मेरे घोड़े का पैर तोड़ दिया, अभी तो तुम्हें जरूर दंड मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, क्योंकि मेरा घोड़ा भी काम का नहीं रहा और मेरा घोड़ा काम का नहीं रहा, तो तुम्हें दंड देना बहुत जरूरी। एक फिर से राजदूत उसके साथ दे देता है। अभी 3 राजदूत और ये अकेला गामिनी दंड जा रहा है राज्य की ओर। अभी जाते जाते इसके मन में विचार आता है कि अभी तो राजा तो मुझे दंड देने वाला है, क्योंकि 3 लोगों ने 3 गुनाह मेरे सर के ऊपर थोपे हैं, तो राजा मुझे मृत्युदंड देने वाला है। वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, तो क्यों ना मैं सामने जो पहाड़ आने वाला है उससे मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो 3 राजदूत को कहते हैं कि मुझे शौच से जाना है, टॉयलेट जाना है मुझे। तो कहते हैं तुम यही रुको, मैं जाके आता हूँ। अब जब ये तीनों राजदूत वही रुकते, ये जाता है पहाड़ के ऊपर चढ़ता है और पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, चोटी पे से छलांग लगाता है। अब नीचे 2 बांस बनाने वाले पिता और पुत्र, बांस का जो काम होता है, बांस की चटाई, बांस के सारे जो आर्ट्स होते हैं तैयार करने वाले, नीचे बैठे रहते हैं वो साइड। अब जैसे ही छलांग लगाता है तो ये उस पिता के आंख पे जाके गिरता है। अब इसका वजन की वजह से वो जो पिता होता है वो मर जाता है। अब वो बेटा रोता है कि तूने मेरे पिता को मारा, तूने मेरे पिता को मारा। इसकी इच्छा होती है कि मैं मर जाऊँ, लेकिन पिता मरता है तो क्या करेगा। तो उसके साथ फिर राजदूत देता है बेटा कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए, इसने मेरे पिता की मृत्यु की है, हत्या की है, तो अभी इसे दंड मिलना चाहिए। ये चारों राजदूत जाते हैं और ये दंडगामी उनके बीच में राजा की सीमा में पहुंचते। सीमा में पहुंचने के बाद एक तपस्वी का आश्रम लगता है। तपस्वी कहते हैं चंड तुम कहाँ जा रहे हो? क्योंकि राजा के दरबार में जा रहा हो, राजा से मिलने जा रहा हो। तो ठीक है, राजा बहुत पंडित है, बहुत विद्वान है हमारा, तो राजा से मेरा एक प्रश्न करना कि बहुत दिन हो गए हमारे यहाँ पहले बहुत फल लगते थे, बहुत मीठे होते थे, लेकिन अभी बहुत सालों से फल मीठे भी नहीं हो रहे और लग भी नहीं रहे, इसका क्या कारण है? तो कहते जरूर मैं राजा से आपको जो प्रश्न है प्रश्न तो आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद एक विद्यार्थी ब्राह्मण में मिलता है और कहता है कि चलिए तुम कहाँ जा रहे हो? ये कहता राजा से मिलने जा रहा हूँ। तो राजा से एक प्रश्न है मेरा, तो पूछना, हमारा राजा तो बहुत पंडित है, वो सब जानते हैं, तो इसका उत्तर राजा जरूर देंगे। तो कहते बोलो क्या जानना चाहते हो?
कि पहले हम पढ़ाई करते थे लेकिन अभी हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। क्या कारण है कि अभी हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है? तो कहते हैं ज़रूर इसके बारे में मैं राजा से पूछूंगा। जैसे आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ने के बाद एक गणिका मिलती है, वैशाली मिलती है, तो कहती है चंड तुम कहाँ जा रहे हो? तो राजा से मिलने जा रहा हूँ। तो राजा से एक प्रश्न पूछना कि पहले मेरे पास बहुत लोग आते थे, धन होता था, लेकिन अभी मुझे कोई पूछ नहीं रहा, क्या कारण है? इसका जवाब तो राजा से जरूर पूछूंगा। आगे जाते हैं, एक ग्राम सेवक, ग्राम का मुखिया मिलता है, उससे कि चंडी तुम कहाँ जा रहे हो? चंडी कहते हैं कि मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ। तो राजा तो हमारा बहुत चतुर है, बहुत पंडित है, राजा से मेरा एक प्रश्न पूछना। तो कहते बताओ क्या पूछना है? कहते कि पहले मैं लोगों का बहुत काम करता था, लोग मुझे धन देते थे, बहुत गिफ्ट देते थे और मेरे पास बहुत धन जमा हो गया, लेकिन आजकल मुझे कोई पूछता ही नहीं। क्या कारण है? इस वजह से लोग मेरे पास आते नहीं और उससे काम करवा के नहीं देते। कहता जरूर मैं राजा से इसके बारे में पूछूंगा। अब आगे जाता है और आगे जाता है, इसके साथ 4 राजपूत होते हैं और ये अकेला उनके बीच में। अब एक स्त्री देखती है, तो कहती है चंड तुम कहाँ जा रहे हो? राजा से मिलने जा रहे हो। तो मेरा एक प्रश्न है, पूछो। मैं मेरे माता पिता के घर भी जाती हूँ तो वहाँ मेरा मन नहीं लगता है, और मैं पति के घर में रहती हूँ, वहाँ पर मेरा मन नहीं लगता है। तो क्यों मेरा मन नहीं लगता है, इसके बारे में तुम राजा से पूछो, क्योंकि हमारे राजा सर्वज्ञ है, पंडित है, वो जान सकते हैं, इसका आंसर कोई प्राप्त कर सकते। कहता है कि ठीक है, तुम्हारा जो प्रश्न है, ये प्रश्न मैं जरूर हमारे राजा से पूछूंगा। अभी आप ये राजदरबार में एंट्री करते हैं, राजा तो हमारे बैठे हैं, देखते हैं, राजा को राजा चंड प्रणाम करता है, एक और खड़ा रहता है। जिस प्रकार कोई दोषी, कोई गुनहगार खड़ा रहता है, उस प्रकार ये बुढ़ा चंडगामी खड़ा होता है। राजा उसे देखते, इसने तो मेरे माता पिता की बहुत सेवा की है, जब मैं छोटा था ये मुझे खिलाता था, घुमाने लेके जाता था, लेकिन अब इसकी अवस्था क्या हो गई है? तो उससे क्या हो गया चंड? तो कहते महाराज ऐसा ऐसा हुआ, आपके पिता की मृत्यु हो गई और मैं आपकी सेवा करने में असमर्थ रहा, इसलिए मैं अपने गाँव चले गया कृषि करने, और वहाँ इन लोगों ने पकड़ के मुझे आपके पास ले गया। तो कहता क्या हो गया? तो कृषि वाला कहता है कि महाराज कि इसने हमारे जो बैल है वो चोरे हैं, तभी मुझे बैल भी चाहिए, उसकी कीमत भी चाहिए। तो राजू से पूछता है कि इसका जो मालिक है उसको लेके आओ। मालिक आते कहते हैं कि क्या तुमने देखा है बैल इसने छुड़ा के लेके गए? तुमने देखा है? वे कहते हैं कि नहीं महाराज, मैंने तो नहीं देखा है। तो जब बैल आए थे तब तुमने देखा था क्या? तो नहीं देखा हमने। इस प्रकार अभी झूठ बोलता है उस समय। बोलता है कि जब बैल आए थे तब तुमने देखा नहीं, तो तुम थाली लेकर अंदर कैसे भाग गए? तो उनकी सारी हकीकत से बोलता है। तो तब कहते हाँ महाराज हमने देखा था, लेकिन इसने हमारे बैल हमको सौंपे नहीं है, तो इसलिए हम कैसे माने कि बैल जो है ये इसके पास ही है या औरों के पास है, तो चोरी का इनाम इसके ऊपर है। हमें तो हमारे बैल चाहिए, आपको उसको जो दंड देना है, लेकिन हमें हमारे बैल चाहिए। तो राजा कहता है ठीक है कोई बात नहीं, झूठ बोलने की सजा तो पहले तुम्हें मिलेगी कि तुमने कहा कि तुमने देखा नहीं, तो तुम दोनों पति पत्नी की एक एक आप फोड़नी होगी और दोनों बैलों की जो भी कीमत है 2000 काठशपर इसको दे दो और यहाँ से विदा कर दो। ये चंडगामी के पास आता है, बैल वाला कहता है कि नहीं, अगर हमारे दोनों की 2 आंखें चलेगी तो पैसा लेके हम क्या करेंगे?
ये कहते हैं कि राजा कहता है कि तुम्हें देखा ही नहीं है, तो इसलिए तुम्हारी गलती है, तो इसलिए तुम्हारी दोनों की ये काफी छोड़नी है। इसके बाद बैल की जो कीमत है, तो बैल की कीमत यहाँ से लेके जाओ। तो कहता है चंड मुझे माफ करो, ये काशापन भी तुम ही रख लो और रख लो और मैं जा रहा हूँ, ऐसे करके वो यहाँ से निकल जाते हैं। अब दूसरा राजदूत आता है, दूसरा राजदूत अपनी हकीकत बताता है और कहता है किसने, हमारी जो मालकिन है, मालकिन का जो बच्चा है इसकी वजह से मर गया है, इसके मालूम को बुलाओ। कहता है कि चंड सच बात है ये, तो चंड तो सारी हकीकत बता देता है कैसे ऐसे हुआ है महाराज, लेकिन ये लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ऐसा इसने किया है। तो कहता है कि जब इसका गर्भपात हुआ तब तुम कहाँ थे, तब तुमने देखा था? राजा सवाल पूछता है। आया समूह जो राजकुमार बोधिसत्व सवाल पूछते उससे, कहते महाराज उस समय उपस्थित तुम्हें नहीं था, तो फिर तुम क्या चाहते हो? तो मेरा बच्चा चाहता हूँ, मुझे बच्चा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा कहता है ठीक है, कामिनी चंड इसकी पत्नी को लाओ, तुम्हारे घर में रखो और जो बच्चा उत्पन्न होगा वो इसको दे दो। तो बोलता नहीं महाराज मैं नहीं ऐसा करना चाहता, अगर मुझे माफ करो। तो चंड कामिनी को काश्यपन देता है, वहाँ से उठा जाता है। कि कितनी तेज बुद्धि उनकी, बोधिसत्व की, जो न्याय करने की जो बुद्धि है कि इन लोगों ने उनको फंसाया है, लेकिन ये कितनी अच्छी तरह 7 years ओल्ड में न्याय दे रहे हैं उनको, बताने का तरीका उनका कितना अच्छा है। फिर जब तीसरा केस आता है तो बांस बनाने वाला, तो कहते चंड रानी तुम ऐसा किया, इसके पिता की हत्या की। तो बताते कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ है और मैं आत्महत्या करने गया था और ऐसा हो गया। तो कहते अब तुम क्या चाहते हो? उसके पुत्र को महाराज पूछते, वो कहता है कि मुझे मेरा पिता चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, इतना न्याय आप दिला दो। उसे पता है तो बोलता है ठीक है कामिनी चंड इसके माता को तुम्हारे पास बुला लो, बुलाने के बाद तुम इसके पिता बन जाओ, ये तुम्हारा पुत्र बन जाएगा और साथ साथ रहो। बोलता नहीं महाराज मैं ऐसा नहीं कर सकता, चंड मुझे माफ करो। और वहाँ वो उसको पैसे देके वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि झूठ बोल के उसको फंसाया जाता है। उसने कोई भी गलत काम किया, वो काम हो जाता है उससे गलती से। तो राजा का न्याय देख के तो तीनों भी भाग जाते हैं। राजा कहते हैं कि क्या प्रश्न और पूछना चाहते हो? तो कामिनी चंड पूछता है कि महाराज आते समय एक तपस्वी मुझे मिला और तपस्वी ने आपसे प्रश्न कहा है। तो कहते बोलो क्या वो जानना चाहता है? कि तपस्वी कहता है कि पहले तो मेरे आश्रम में बहुत फल लगते थे, फूल लगते थे, बहुत मीठे होते थे, लेकिन अभी फल फूल लगना बंद हो गया है और उसमें मिठास नहीं है। तो राजा कहते कि वो तपस्वी को बोलो उसका जो आचरण पहले बहुत अच्छा था, वो लोगों को फल डोनेट करता था, बहुत कुशल कर्म से लोगों को फल डोनेट करता था, इसलिए उसके आश्रम में फल मीठे मीठे लगते थे। लेकिन बाद में उसने उसका कर्तव्य अकर्तव्य बना दिया, अकुशल कर्म बना दिया। वो फल बेच के उससे कुछ खरीदता था और उसके मन में कि दान पाने खत्म हो गई है, अकुशल कर्म उत्पन्न हुआ है, लोभ उत्पन्न हो गया है, इसलिए उसके आश्रम में जो भी फल लगते हैं वो अभी मिठास वाले नहीं। अगर उसने ये काम छोड़ के अच्छा काम करना शुरू कर दिया पहले के जैसे, तो उसके आश्रम में अच्छे अच्छे फल लगना शुरू हो जाएंगे। फिर उनके बताने का जो तरीका था कि अकुशल कर्म अगर आपने छोड़े हैं तो फिर से कुशल कर्म करना स्टार्ट कीजिए, जो पहले की कंडीशन है वो पहले की कंडीशन फिर से आ जाएगी। उन्हें कहता है कि चंड हमारा इस तरह का उत्तर मैं उन्हें बताऊंगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, अब 7 year old हमारे मोदी सर छोटे हमारे दर्शक कितने, तो
कि महाराज, एक विद्यार्थी था, वो मुझे पूछ रहा था कि पहले हमारा पढ़ाई में बहुत मन लगता था, हम जो चाहते थे वो सीख सकते थे, याद रख सकते थे, लेकिन अब हमें याददाश्त नहीं होता है। तो पंडित कहते इसमें हमारे महाराज बोली सुनो कि वहाँ उनके वहाँ एक कुक्कुट होता था, कुक्कुट यानी मुर्गा। जब वो बाग देता था और बहुत समय पे जब सुबह होती थी, जब वो बाग देता था जो मुर्गा, तो ये लोग उठ जाते थे और उठने के बाद ये इनका काम करना, पढ़ाई करना शुरू करते थे। और सुबह सुबह पढ़ाई करते समय पूरा दिन इनका दिमाग में एक्टिव होता था और पूरे समय उनको वो याद रहता था। लेकिन अभी इनके आश्रम में जो कुक्कुट आया है, जो मुर्गा, वो ऐसा है कि जो असमय बाग देता है, ऐसे में चिल्लाता है। अभी आजकल के मुर्गे कभी चिल्लाते हैं, पहले भी चिल्लाते थे 4 बजे तो लोग उठ जाते थे। तभी ये मुर्गा ऐसा है कि सुबह होने के बहुत दिन समय बाद ये बाग देता है, तो बच्चे भी देर से उठ जाते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते, और पढ़ाई नहीं होती तो याद नहीं पाएगा उनका। तो उन्हें कहिए कि कुक्कुट चेंज कर लो, दूसरा रख लो, तो फिर से तुम्हें वो समय पे उठाएगा और आपकी विद्या भी बहुत अच्छी तरह आप सीख पाएंगे, समझ लेंगे और ध्यान में रखेंगे। तो पंडित का जवाब कहते हैं कि जरूर महाराज, इस प्रकार का उत्तर है उस ब्राह्मण विद्यार्थी को। तो आगे का प्रश्न पूछो। कहते हैं कि महाराज, एक तरुणी है, उसने तो कहा है कि माता पिता के घर में कुछ नहीं रह सकती, स्वामी के घर जाती वहाँ कुछ नहीं रहती। तो पंडित कहते हैं उसके माता पिता का घर, उसके स्वामी का घर, उसके बीच में उसके प्रेमी का घर है। अब वो जाते समय प्रेमी के घर में जाके रुकती है, माता पिता के घर में मन नहीं लगता, आते समय प्रेमी के घर में मन लगता, उसमें समय लगता। उसे कहो अप्रमादी रहो, यानी बुरे कर्म करना बंद कर दो, प्रेमी के साथ मत रहो, अपने स्वामी के साथ जाके रहो, तब तुम्हारा मन लगेगा। अगर उसने वैसा नहीं किया तो हम उसको दंडित करेंगे। ऐसे राजपाल पुलिस पर कहते हैं, हाँ महाराज, मैं जरूर डॉक्टर उसको यह आपका उत्तर बताऊंगा। उस प्रकार पूछो आगे और क्या पूछना चाहते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि गांव का मुखिया है, तो मुखिया का पहले बहुत धन आता था, लोग उसका आदर करते थे, सम्मान करते थे, प्रश्न पूछते थे, बहुत सारे काम उससे करवा के देते थे। अभी उसका धन खत्म हो गया है, लोग उसको पूछते नहीं, आदर सम्मान नहीं करते। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? तो पंडित हमारे जवाब देते हैं, महाराज कहते हैं कि वो पहले बहुत अच्छे दिल से लोगों का काम करता था, जो भी उसके पास समस्या आती थी, समस्या का हल वो अपने दिल से करता था, तो इसीलिए लोग उसके पास आते थे और उसे धन भी देते जाते थे कि हमारा काम इसने बहुत अच्छी तरह किया है। लेकिन अभी उसके मन में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया, लोभ उत्पन्न हो गया है कि लोग मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो मैं इनसे ज़्यादा काम करूं, और इसलिए लोगों को पता चला कि भ्रष्टाचारी है, इसलिए लोगों ने आना बंद कर दिया। तो उसे जाके कहो कि तुम्हारा भ्रष्टाचार तुम बंद कर दो, और जो काम तुम्हें दिया है वो काम तुम बहुत अच्छी तरह करो। पहले जैसा तुम काम करते थे, शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से, लोगों का अच्छा होना चाहिए, भला होना चाहिए, इसलिए उस तरह का काम करोगे तो लोग फिर से जुड़ जाएंगे, फिर से तुम्हें आदर सम्मान देंगे, और सम्मान देने के बाद तुम्हारा धन बढ़ जाएगा। तो कहते हाँ महाराज, जरूर मैं ऐसा ही करूँगा। फिर लास्ट वाला प्रश्न पूछते हैं, महाराज गणिका थी, गणिका ने मुझे ऐसा प्रश्न पूछा है, उसका क्या उत्तर होगा? तो कहती है कि गणिका पहले जो जैसा बोलती थी वैसा वो करती थी, कि अगर उसके पास कोई कस्टमर आ रहा था उसको ही वो समय देती थी, लेकिन अभी उसने पैसे के लोभ में इसको ये समय देती थी, लेकिन दूसरों के साथ वो रात बिताती। तो उसने भी झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। जैसे उसने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, तब लोगों का विश्वास उसके ऊपर से कम हो गया, और उसका जो व्यवसाय था, बिजनेस था, वो बंद हो गया। तो उसे भी जाहिर करो कि अगर तुम्हें इस प्रकार का बिजनेस करना है तो तुम नेकी से करो, जिस प्रकार तुम जिस लोगों को समय देते हो उस प्रकार तुम उसी के साथ ही विश्वास करो, और दूसरे को दूसरा समय तुम
तो उसका धन भी बढ़ जाएगा, वो गरीब नहीं होगी। सारे प्रश्न का उत्तर सुन के चंद्रराम जी कहते कि हाँ महाराज, इसी प्रकार आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया है वो सब लोगों के पास जाके मैं बताऊँगा। अब लोगों ने उसका जो धन दिया होता है वह धन भी इकट्ठा करके महाराज जी से धन लेते कि आपने मेरे माता पिता की बहुत सेवा की है और बचपन में आपने मुझे बहुत संभाला खिलाया है, तो धन देते कि जाओ तुम गाँव जाओ और बैल खरीदो और बहुत अच्छी तरह खुशी करो और वहाँ अपना जीवन यापन करो। ये गाँव देने लगता है और जो जो लोग उसको प्रश्न पूछते हैं उस प्रश्न का उत्तर उन्हें वो देते हैं और देने के बाद अपने गांव में निकल जाते हैं। तो 7 साल का हमारा बोधिसत्व पंडित ज्ञानी कितनी प्रज्ञा थी, 7 इयर्स में ऐसे कोई आंसर दे सकता है। तो फिर वही कहते हैं कि बोधिसत्व होने के बाद भी इनकी जो प्रज्ञा पारणी होती है बहुत तेज होती है, बहुत विद्वान होते हैं, बहुत पंडित होते हैं। तो जो भी कुछ प्रश्न है या कोई समस्या है इसके ऊपर इनके पास हल होता था और बहुत सोच समझ के ये प्रश्न का उत्तर देते थे। तो बोधिसत्व ने अनेक साल राज्य किया और अपने सारे राज्य में दान पुण्य लोगों से वो करवाते समय जब उनका देहांत हुआ तब उनको सुगति प्राप्त हुई कि जिस जिस जन्म में भगवान ने बोधिसत्व बन के जन्म लिया था वहाँ उस राज्य में उन्होंने लोगों से करवा के लिया कि तुम्हें कुशल कर्म करना है, तुम्हें दान देना है, तुम्हें शील का पालन करना है, तुम्हें उपसत का पालन करना है। तो ये उनसे काम करवाते गए तो भी उनका राज्य बहुत सफल होते गया और समृद्ध बनते गया। तो उस समय के लोग भी बहुत कुशल कर्म करने में आगे बढ़ते थे, दान पुण्य कर्म करने में भी आगे बढ़ते थे, खुद भी करना औरों को भी इस पुण्य कर्म में शामिल करना। तब भगवान कहते हैं कि भिक्षु, जो गामिनी चंड था वो बनते आनंद थे और जो आया सम्मुख था वो तो मैं ही था। यही कि पूर्व कथा उनसे बताई कि वो कोई भी लाइफ में अगर जाते हैं उस लाइफ में उनकी जो प्रज्ञा बहुत तेजस्वी होती है। अगर भगवान यहाँ बैठे अगर उनके मन में ख्याल आता है, कोई भी उनके बारे में सोचता है तो अपनी प्रज्ञा जागरूक करके वो देखते थे कि इसके मन में क्या प्रश्न होगा और क्या प्रश्न होने के बाद उसका हल क्या हो सकता है। तो उस समय भगवान वहाँ जाके उसके प्रज्ञा का बता सकते। जैसे कि हमने 2 दिन पहले बनते काश्यप की कहानी सुनी। बनते काश्यप तो क्योंकि गुहा में थे, जो राजगृह में थी और भगवान तो जेतवन में थे। तो ध्यान से, मेडिटेशन से, प्रज्ञा से वो कैसे जान सकते थे कि उनके मन में यह प्रश्न उठा था कि लोग उत्पन्न कैसे होते हैं, मृत्यु कैसे प्राप्त है, ये मुझे देखना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि आपके पास इतनी प्रज्ञा नहीं है, आप वो नहीं देख पाएंगे। तो ये सिर्फ प्रज्ञा से बुद्ध के पास होती, तथागत के पास होती, शास्त्र के पास, सुगत के पास होती है कि अन्य लोगों को ऐसी प्रज्ञा प्राप्त नहीं होती है। यदि प्रज्ञा प्राप्त करनी है तो प्रज्ञा पारणी पूरी करनी चाहिए। तो प्रज्ञा पारणी से बहुत बुद्धि बढ़ती है, तेजस्वी होती है, इंसान पंडित होता है, समृद्धिशाली होता है, बलशाली होता है। जैसे हमारे भगवान के प्रज्ञा में पारदर्शी में महाप्रज्ञावान कहा जाता था, तेजस्वी, विपश्यना में बहुत पारंगत, जो चाहते थे वो समझ लेते थे, हर एक की बात, हर चित्त की बात समझे, चाहे वो यहाँ बैठा हो, चाहे वो दूसरी तरफ कहीं भी बैठा हो। तो ऐसे हमारे भगवान, तो भगवान की जाकर हमें सुनी, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा पारणी पूरी की है, इस प्रकार हम भी इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में हम भी हमारी प्रज्ञा पारणी पूरी करेंगे और बोधिसत्व की तरह सुगति प्राप्त करेंगे। तो ये बुद्ध वचन से सबका कल्याण, सबका मंगल हो, सबको आयु आरोग्य सुख की प्राप्ति।